बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये एक लेटेस्ट पास्ट पेपर है, देख लें। मार्च और जून 2019, मार्च जून 2019 इसमें ओटी केसेस हैं। जो आप लोगों ने आईएएस वगैरह जो पढ़े हैं ना, उनसे लिंक्ड ओटी केसेस हैं, जो आपका जो मिड पार्ट आता है, सही है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5 जो मिड ऑफ द मिड पार्ट आता है वो उससे लिंक्ड है ये सारा, ठीक है राइट। चलें स्टार्ट करते हैं। इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड्स भेजे हुए हैं, वो आप लोगों ने किए होंगे। IAS 23 का भी हल्का टच आएगा इसमें। इसमें IAS 10 जो एक F3 का स्टैंडर्ड है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, उसका भी टच आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने वो स्टैंडर्ड्स किए भी होंगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो टच होंगे, ठीक है जी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी खिदमत में ये मौजूद है, देखें आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है। अब इसको क्वेश्चन को यहीं देख लें। वैसे आप लोग ये चाहें तो नेट से भी उठा सकते हैं, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। एक क्लिक पे इसी से ग्लोबल पे जाके लिखेंगे तो ये आपको मिल भी जाएगा, लेकिन अभी तो आप इसी पे देख के कर सकते हैं, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्लीज यूज द ग्रिड प्रोवाइडर ऑन पेज 2, ठीक है जी, जो भी है। द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 16 to 20। जो पहला सिनेरियो प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं उसमें 5 MCQs कनेक्टेड हैं, 16 to 20, ओके। नाउ during the year ended 31st December, X8 Linity company built an extension to its head office। देखो एक चीज होती है, गौर से सुनो, जीरो से कोई चीज बनाना। तो जीरो से भी अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो उसमें भी कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। आप कोई फिक्स एसेट IAS 16 के थ्रू बना रहे हो तो उसमें भी कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, याद है? सारी नॉर्मल कॉस्ट उसमें भी कैपिटलाइज होती थी। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में हैरिंगटन नामी सवाल किया था और इस तरह के सवाल, नॉर्मल कॉस्ट सारी कैपिटलाइज होती थी, हाँ एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाती थी। तो जीरो से बनाओ या एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन भी इंप्रूवमेंट होती है। जैसे मेरे पास 2000 गज का प्लॉट था, मैंने इनिशियली 1000 गज की कंस्ट्रक्शन कर ली थी। अब 2-3 साल बाद जाके मैंने कहा मैं अपने आप को एक्सटेंड करता हूं, तो मैंने रिमेनिंग 1000 जो यार्ड्स का जो प्लॉट था उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, सही है। तो वंस अगेन वही कैपिटलाइजेशन वाले रूल्स अप्लाई होंगे। देखते हैं क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होती हैं, जरा देख लें। लिखा हुआ है द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफिस एक्सटेंशन आर एज फॉलोज। लैंड एक्विजिशन, बिल्कुल ये फिक्स एसेट है, जमीन फिक्स एसेट है, कैपिटलाइज होगा, बहुत प्यार से चलें। फीस फॉर इन्वायरमेंटल क्लेरिफिकेशन, बिल्कुल बेटा आपने परमिशन की फीस भरी है, और अगर ये फीस नहीं भरोगे, ये फीस नहीं भरोगे तो परमिशन ही नहीं मिलेगी, परमिशन ही नहीं मिलेगी तो बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, और जब बिल्डिंग ही नहीं बनेगी तो आपका इंटेंडेड यूज हासिल ही नहीं हो सकता। तो इस खर्चे के बगैर भी आप एसेट तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने डिजायर्ड एसेट तक नहीं पहुंच सकते, सही है। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर फीस, बिल्कुल आर्किटेक्ट वगैरह नहीं रखोगे तो आपका नक्शा ही नहीं बनेगा और आपका काम ही फाइनल अचीव नहीं होगा, कैपिटलाइज होगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, बिल्कुल जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर के बगैर बिल्डिंग कैसे बन सकती है? बिल्डिंग आपका एंड प्रोडक्ट इज बिल्डिंग। लेकिन आगे एक बड़ी मजेदार चीज इसने लिखी हुई है, देखो, इंक्लूडिंग अनयूज मटेरियल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये है टेक्निकल, सुनो यार। मैंने 10 लाख रुपए की सीमेंट मंगाई, 10 लाख रुपए की सीमेंट मंगाई, लेकिन हुआ क्या, 10 लाख रुपए की सीमेंट में सिर्फ 6 लाख की यहाँ यूज हुई और बाकी 4 लाख के एंड में बच गई। तो बाकी 4 लाख तो कहीं और यूज होगी ना। बाकी 4 लाख की जो अनयूज्ड इन्वेंटोरी या सीमेंट या रेती बजरी बच गई, वो किसी और प्रोजेक्ट पे यूज होगी। तो फिर वो अमाउंट इस प्रोजेक्ट पे कैपिटलाइज करना मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब बात नहीं है, ठीक है। तो 6.6 बजाहिर तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं इसमें से जो अनयूज्ड अमाउंट होगा वो निकाल दूंगा, ठीक है। अब एट 30th September X8 ईयर एंड पे, द डेट व्हेन द हेड ऑफिस एक्सटेंशन बिकेम अवेलेबल फॉर यूज, देखो अब रेडी हो गई। द कॉस्ट ऑफ अनयूज, देखा आ गया, द कॉस्ट ऑफ अनयूज मटेरियल ऑन द साइट वाज 0.5 मिलियन। आ जाओ इधर देखो, 6 बेटा टोटल 6.6 मिलियन का ये रेती बजरी वगैरह थी, लेकिन 6.6 में से 0.5 बच गया, 6.6 में से 0.5 अनयूज बच गया, तो 6.1 मिलियन रह गया, 6.1 मिलियन रह गया, 6.1 मिलियन रह गया। हाँ भाई 6.6 में से 0.5 निकाल दो तो 6.1 मिलियन रह गया, बोलो भाई। तो हाँ भाई 6.1 मिलियन इस प्रोजेक्ट पे यूज हो गया, 6.1 मिलियन इस प्रोजेक्ट पे यूज हो गया, 6.1 मिलियन इस प्रोजेक्ट पे यूज हो गया, राइट। नाउ यहाँ पे क्लियर है। अब आखिरी चीज बेटा, मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड सेंड किया था, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट।
IS 23 बोरिंग कॉस्ट के नाम से एक स्टैंडर्ड सेंड किया था, अगर आप लोगों को याद हो, IS 23। बेटा अगर आप क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लेते हो, क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लेते हो तो उस लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, उस लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता बल्कि एसेट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आ गया ये देखो, बिल्कुल एक लाइन है। At that date, the total borrowing cost incurred on a loan which was used to specifically finance the head office extension amounted to 0.8 million, amounted to 0.8 million। देखें, यहाँ देखें बेटा, इस पूरी कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम नॉर्मली क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्शन का काम वो काम होता है, वो इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट। तो यस, हमेशा क्वालिफाइंग एसेट होता है, कंस्ट्रक्शन वाला काम नॉर्मली क्वालिफाइंग एसेट होता है, सही है। तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आप लोन लेते हो, क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आप लोन लेते हो तो उस लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, वो भी एसेट में रिकॉर्ड होगा, सही है। तो अब देखो यहां तक बेटे, इधर देखें, इधर देखें, यहां से लेके यहां तक ये एक एमसीक्यू है बस, ये देखो ये एक एमसीक्यू है। मैं अभी डायरेक्ट आपको एमसीक्यू बता नहीं रहा, सूखा सूखा कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ और ऐड करो। देखो क्या क्या चीजें इस पूरी एक्सटेंशन में कैपिटलाइज होगी। इस एक्सटेंशन में 10 मिलियन का लैंड है, 0.5 मिलियन की ये फीस है, 1 ये है। अच्छा, ये 6.6 का जो रेती बजरी वगैरह रखी है, इसमें से 0.5 की अनयूज है ना, तो ये 6.1 ऐड कर लेना। देखो ये, तो इसका मतलब 10 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 6.1, 10 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 6.1, ये सब ऐड होगा। और आखिर में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, आखिर में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी। और बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 0.8। चलो भाई ये सब ऐड कर लो, सब ऐड कर लो, मैं यहाँ कर लेता हूँ 10 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 6.1 प्लस 0.8। चलो बताओ, ये जो टोटल अमाउंट होगा, ये हमारा टोटल अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, बताओ कितना आया, 18.4। 18.4 मिलियन ये आपका टोटल कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, 18.4 मिलियन ये आपकी टोटल कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। बेटा देखें, यहाँ देखें, पहला पहला एमसीक्यू, फॉर द ईयर एंडेड 31 December 18, हाउ मच शुड बी कैपिटलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग। ये रहा आंसर ए पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। हाँ देखो सिंपल, 18.4 मिलियन। हाँ जी, चलो उसके बाद ये पहला एमसीक्यू था, ये दिस वाज द फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड सेकंड एमसीक्यू, इसके बाद वाला पार्ट। चलो पहले मैं इसके, हाँ ये तो जनरल है 17। लेनिटी कंपनी, गौर से सुनना, कुछ चीजें तो बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स हैं। लेनिटी कंपनी इंकर्ड फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन हेड ऑफिस आफ्टर इट हैड बीन कंप्लीटेड। कंप्लीट होने के बाद ये सब खर्चे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 4 पॉइंट्स हैं, मैं चुप हूं, देखते हैं आप बताएं इन चारों में से क्या चीज कैपिटलाइज होगी, एसेट रिकॉर्ड होगी, बताओ। चलो तुम लोग, अब यार एंड हो गया कोर्स, यार शर्म करो, अब एंड हो गया। इन ए बी सी डी में से सिर्फ क्या कैपिटलाइज हो सकता है, बाकी 3 एक्सपेंस है, बाकी 3 एक्सपेंस है, एक एसेट है, बताओ बताओ। देखते हैं तुम लोग, यार अब कोर्स एंड हो गया है, बताओ। इस ए बी सी डी में से क्या चीज कैपिटलाइज होगी और बाकी 3 चीजें एक्सपेंस है। जनरल सवाल है ये, लिंक भी नहीं है। एक आंसर सही आया है, एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी भी आंसर दें, चले आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें यार, कुछ नहीं होता, आंसर दो। वेरी गुड, दूसरा आंसर भी सही है, वेरी गुड, तालियां तालियां। तीसरा आंसर भी सही है, चौथा भी सही है, तालियां। सही है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इधर देखें बेटा, आंसर है बी, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। बेटा इंस्टॉलेशन के बगैर चीज ऑन नहीं हो सकती, आपको याद है ना, IS 16 में आपने पढ़ा इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। बाकी देखें, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई इंश्योरेंस जो है ना रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर साल होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करना होता है, वो रिकरिंग है। और इंश्योरेंस पे नहीं भी करोगे तो भी चीज ऑन हो जाएगी, तो ए आंसर नहीं है।
मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीन एक्सपेंस है। और मेंटेनेंस एंड रीलोकेशन, मेंटेनेंस भी रूटीन कॉस्ट है, मेंटेनेंस भी बार बार होती है, और मेंटेनेंस की वजह से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। मेंटेनेंस से चीज अपनी जगह मेंटेन रहती है, इंप्रूव नहीं होती। तो ए, सी और डी आपका एक्सपेंस है। ए, सी और डी मेरे बच्चों आपका एक्सपेंस है। यस, बी इज द एसेट, बी इज द एसेट, बी इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान था ये भी, दोनों पार्ट इतने एबनॉर्मल नहीं थे, इतने एबनॉर्मल नहीं थे। सही है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंसान अगर तरीके से ईमानदारी से पढ़ रहा हो ना, पेपर जरूर निकाल देता है। पेपर निकलना कुछ नहीं, हाँ 70-80 वाली जंग अलग है, पेपर क्लियर करना नॉट अ बिग डील ऑनेस्टली। नाउ question number 18, question number 18, again this is a general question, again this is general question। क्या लिखा है? At 31st December X9 the directors of Lenity company decided to adopt revaluation model IS 16 for this property in accordance with IS 16, which of the following statement is false। देखो कैपिटलाइज में लिखा है, तीन स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। तीन स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। चलो बताओ, तीन स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। तीन स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, बताओ। तीन स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। तीन स्टेटमेंट सही है, बोलो भाई। गलत वाली स्टेटमेंट उठानी है, गलत वाली उठानी है, गलत उठानी है, गलत। चलो मैं बताता हूं। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द डेप्रिसिएशन विल बी बेस्ड ऑन रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। बिल्कुल सही है। आप सब जानते हैं कि एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए तो आज के बाद वो अपडेटेड अमाउंट पे डेप्रिशिएट होगा। ये सही बात है, मार्केट वैल्यू तो सही बात है, ये सही बात है। और सही आंसर नहीं उठाना, सही नहीं उठाना, गलत उठाना है। चलो बी, any revaluation gain on the head office building is recognized in OCI। हाँ, upward revaluation डायरेक्ट अगर होती है तो OCI में जाती है, और डाउनवर्ड PNL में जाती है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई मेजर गलत बात नहीं है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सही आंसर नहीं देना, सही आंसर नहीं देना। अच्छा एक मिनट, अब डी उठाओ पहले। द रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द हेड ऑफिस मस्ट बी रिव्यूड ईच ईयर। यस, आपको पता है ये हमारे आईएएस, हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस की खूबसूरती है। मैं इसको खूबसूरती बोलता हूँ। ये हमारे आईएफआरएस की खूबसूरती, उसका हुस्न है कि उसने बोला है कि अंदाजा बेस्ड चीजें हर साल रिवाइज होंगी। मैंने अपने लेक्चर्स में पिछले कवर किया है, कुछ जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें कहीं बीच में बोला है, हर वो चीज जो अंदाजा बेस्ड है, कान खोलो, हर वो चीज जो अंदाजा बेस्ड है वो हर साल के एंड पे रिवाइज होती है। क्यों? अंदाजा डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और हर साल के एंड पे नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हर साल के एंड पे नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, तो आपको रिवाइज करना है। बल्कि मुझे पूरा याद है, मैंने दिसंबर के मंथ में इस पे वीडियो भी बनाई थी, एक बी लॉगिंग में एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई थी कि हमारे एसेट की एनबीवी 0 हो गई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मौजूद है, बोलोगे तो भेज दूंगा। इस पे बहुत अच्छी वीडियो ही बनाई है मैंने, राइट। तो सी, डी इज बिल्कुल करेक्ट, डी भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सी, सी देखते हैं। ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग इज रिवैल्यूड सेपरेटली। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, यही गलत बात है। पूरी बिल्डिंग एक साथ रिवैल्यू होती है, पूरी बिल्डिंग एक साथ रिवैल्यू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, अगर बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है तो वो डेप्रिशिएट अलग अलग होगी। कॉम्प्लेक्स एसेट याद है, कॉम्प्लेक्स एसेट में डेप्रिशिएट अलग अलग होती है, रिवैल्यू तो पूरी एक साथ होगी, रिवैल्यू पूरी एक साथ होगी। हाँ, फिर बोल रहा हूँ, अगर बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है तो वो डेप्रिशिएट अलग अलग होगी, लेकिन रिवैल्यू तो एक साथ ही होगी। सही है, ओके। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। गलत आंसर पिक करना था, यही गलत है। हाँ भाई, हाँ भाई।
अब एक 19 स्पेसिफिक है, लेकिन मैं पहले 20 करा रहा हूं, आ जाओ। 20 जनरल है, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? अच्छा डॉज, ये देखो डॉज भी कुछ चीज होती है, पढ़ो। आंसर आंसर दो, आंसर दो, जल्दी ली दो, आंसर दो, पढ़ो और दो। गुड गुड, चलो इधर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पिक करना है भाई, कौन कौन सी करेक्ट है। चलो देखते हैं। At the end of each reporting period, an entity should assess if there is any indication that assets have been impaired. अब देखो, दिस इज अ डॉज, ये डॉज है, ये डॉज है। मेरी बात सुनो बेटा, अगर ये देखें, फिर सुने, 3 एसेट्स दुनिया में ऐसे हैं जिन पर कोई हिंट हो ना हो, इंडिकेशन हो ना हो, उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो हर साल फर्ज होती है, याद है? 3 एसेट दुनिया में ऐसे हैं जिन पे कोई हिंट मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, इंडिकेशन मिले ना मिले, उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल फर्ज होती थी, अगर याद हो आपको। वो 3 कौन से थे? परचेज गुडविल थी, इनटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट लाइफ थी, और तीसरा था इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। ये 3 नाम लिखवाए हुए हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, देख लो। एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू, इंपेयरमेंट रिव्यू का मतलब इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इंपेयरमेंट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल इंटेंजिबल्स विद इंडेफिनिट लाइफ, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो लिखवाई हुई है, क्लास में लिखवाई हुई है, देख लेना कि दुनिया में 3 एसेट्स ऐसे हैं जिन पे कोई हिंट मिले ना मिले, इंडिकेशन मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना फर्ज है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना फर्ज है हर साल के एंड पे, सही है? तो उसमें से ये इनटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ वाला है, तो 2 तो सही हो गया। लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी एसेट्स हैं, जैसे आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो सब चीजें ना, बाकी जो नॉर्मल एसेट्स हैं, उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग तब करते हैं जब हिंट मिलती है, इशारा मिलता है, इंडिकेशन मिलती है। बाकी दुनिया के जितने भी एसेट्स हैं उनकी भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है, लेकिन तब जब हिंट मिले, इशारा मिले, इंडिकेशन मिले, सही है? लेकिन हाँ, हर साल के एंड पे ये जरूर देखना है कि हिंट है या नहीं है। देखो, हर साल बाकी सारे एसेट्स के लिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज नहीं है, बाकी सारे एसेट के लिए साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, साल में एक बार ये तो चेक करना है ना कि इंपेयरमेंट की हिंट मिली है नहीं मिली। अगर हिंट है तो टेस्ट करना, वरना टेस्ट ही नहीं करना, वरना टेस्ट ही नहीं करना। तो ये बात भी सही है। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्ट एन एंटिटी शुड एसेस इफ देयर इज एनी इंडिकेशन, इसका मतलब टेस्टिंग नहीं है, अगर इंडिकेशन है तो फिर टेस्ट करना, इंडिकेशन ना हो तो टेस्ट ही नहीं करना। दैट एसेट्स हैव बीन इम्पेयर्ड, इंडिकेशन का मतलब भाई कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हुआ, कोई टेक्नोलॉजी चेंज तो नहीं हो गई, याद है वो सारी थ्योरी लिखवाई थी। तो अगर हिंट या इंडिकेशन वगैरह है तो फिर टेस्ट करना, वरना टेस्ट नहीं करना, लेकिन हिंट और इंडिकेशन देखना जरूरी है, वो तो देखना जरूरी है। तो इस हिसाब से 1 और 2 बोथ सही हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। याद आया? क्वेश्चन नंबर 20 समझ गए? पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 समझ गए? बताओ। बोलो भाई। पॉइंट नंबर 2 जो इसमें लिखा हुआ है, ये क्लास तुम्हारे रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे रजिस्टर में लिखा हुआ है। और पॉइंट नंबर 1 क्या है बताऊं? देखो, देखो एक वर्ड होता है, एक होती है हिंट, इंडिकेशन, सबब, इशारा, और एक चीज होती है इंपेयरमेंट टेस्टिंग, सही है? देखो बेटा,
3 एसेट दुनिया में ऐसे हैं जिनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल में एक बार फर्ज है, और उनमें से ये वाला एक एसेट था, ये वाला था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। 2 तो बिल्कुल रटा रटाया है, 2 तो रटा रटाया आ गया, बोनस मिल गया। इसके अलावा बाकी दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं, अगर उनकी ये होगी ना, ये देखो, अगर उनकी हिंट और इंडिकेशन, सबब, इशारा मिलेगा, तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना, ये करना सही है। तो बाकी एसेट्स के लिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग साल में एक बार फर्ज नहीं है, लेकिन इशारा चेक करना तो जरूरी है ना, इशारा है नहीं है, हिंट है या नहीं है। तो यही तो पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है कि इंडिकेशन आपने देखनी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गई। एक बच्चे ने सवाल किया है पिछले एमसीक्यू से रिलेटेड, सर रिवैल्यूएशन पर गेन और लॉस ओसीआई में जाता है? नहीं, रिवैल्यूएशन का याद है कि एसेट खरीदा और डायरेक्ट ऊपर गया तो वो ओसीआई है, और डायरेक्ट नीचे गया तो पीएनएल है बेटा, लॉस। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रैक्टिकल, और इतना भर भर के तुम्हें कराया और इतना आसान है। याद है तुम्हें सीजीयू? याद है सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट? याद है उसमें, यानी कैश जनरेटिंग यूनिट एक ऐसे स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट था जिसके कंबाइंड कैश फ्लोज ही मिल सकते थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज पर एसेट नहीं मिलते। मैंने आपको बताया था नॉर्मली दुनिया भर में एसेट्स मिल के कमा के देते हैं। याद है, इस पे लंदन की भी एग्जांपल दी थी, भूल गए आप लोग? मिल के कमा के देते हैं। तो हम सीजीयू के थ्रू काम करते हैं। तो सीजीयू में क्या स्टेप्स थे? पहले टोटल इंपेयरमेंट कैलकुलेट करते थे, पहले टोटल इंपेयरमेंट कैलकुलेट करते थे, और फिर उस इंपेयरमेंट को पूरे सीजीयू पे एलोकेट करते थे, और फिर उस इंपेयरमेंट को पूरे सीजीयू पे एलोकेट करते थे। सीजीयू पे इंपेयरमेंट, टोटल इंपेयरमेंट को एलोकेट करने के 3 कदम लिखवाए, मैं ही था यार, मैं ही था भाई। 3 कदम। नंबर 1 ऑब्वियस इंपेयरमेंट। नंबर 2 गुडविल फुल रिटर्न ऑफ, और नंबर 3 जो रिमेनिंग एसेट बच जाएंगे उन पे रिमेनिंग इंपेयरमेंट को अपॉर्शन कर देना यूजिंग प्रो रेटा बेसिस। याद है? अब आओ, चलो, बहुत आसान है। अब यहां से लेके यहां तक देख लो भाई, यहां से ये देख लें, अब यहां से यहां तक चलो, ये देखो, ये शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सिंपल सा है। चलो, लेनिटी कंपनी एक्वायर्ड 100% ऑफ सब्सिडरी स्कली कंपनी। मैंने आपसे कहा था सब्सिडरी आइडियल एग्जांपल है सीजीयू की, सब्सिडरी आइडियल एग्जांपल, एक चलता हुआ बिजनेस आइडियल एग्जांपल है सीजीयू की। ऑन 1st of January X8 ईयर के बिगनिंग में द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स ऑफ स्कली इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रहे बेटा, पूरे सीजीयू की ये रही कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू गिवन है, कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू आपके सामने गिवन है, कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू आपके सामने बेटा कितनी गिवन है? 11.8। सही है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ स्कली वाज एस्टिमेटेड एट 9.6। चलो बताओ भाई, कैरिंग वैल्यू है ऑफ सीजीयू 11.8, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू आपने इस तरह पढ़ा हुआ है 9.6। सबसे पहले निकालो टोटल इंपेयरमेंट, बताओ टोटल इंपेयरमेंट कितनी आई? टोटल इंपेयरमेंट कितनी आई है? ये आई है 2.2, खत्म। टोटल इंपेयरमेंट आ गई है 2.2। टोटल इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 2.2। याद आया? अब टोटल इंपेयरमेंट को आपने इस पूरे सीजीयू पे स्प्रेड करना है। टोटल इंपेयरमेंट दैट इज 2.2 मिलियन। बेटा यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, यू स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, अल्लाह के बंदो। टोटल इंपेयरमेंट को सीजीयू पे एलोकेट करना है, सीजीयू पे एलोकेट करना है। इसके 3 कदम थे, 3। पहला ऑब्वियस इंपेयरमेंट। आंखें खोल के सवाल में देखो, क्या किसी एसेट का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट गिवन है? नहीं, किसी एसेट का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट या फेयर वैल्यू नहीं गिवन है। तो इसका मतलब ऑब्वियस इंपेयरमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, ऑब्वियस इंपेयरमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। सही। अब क्या करेंगे? इधर देखो, इधर देखो, बताता हूँ। यहाँ देखो, यही सॉल्व कर रहा हूँ, इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। ये देखो, ये कैरिंग वैल्यू है, ये इंपेयरमेंट है, ये रिकवरेबल अमाउंट। इधर देखें भाई, कोई ऑब्वियस इंपेयरमेंट नहीं है ना, कोई ऑब्वियस इंपेयरमेंट नहीं है। इधर देखो, तो गुडविल अब पूरी उड़ा दो, गुडविल 1.4 से पूरी गई, 0 हो गई। अच्छा,
करंट एसेट्स ऑलरेडी एट रिकवरेबल अमाउंट है, याद है करंट एसेट को भी इंपेयरमेंट नहीं देते थे, करंट एसेट जैसे पैसा है, पैसे को कोई इंपेयरमेंट नहीं देंगे, तो इस 2.4 को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये एज इट इज 2.4 आ गया। अब मुझे बताओ, यहाँ देखो इधर देखो, करा देता हूं इधर ही, ये 2.2 की टोटल इंपेयरमेंट थी, इसमें से 1.4 गुडविल को दे दी, 1.4 गुडविल को दे दी, देख लो तो अब कितनी बची 0.8, रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी बची बोलो, रिमेनिंग इंपेयरमेंट जो बची है बच्चों वो 0.8 बची है, रिमेनिंग इंपेयरमेंट रिमेनिंग एसेट्स को मिल जाएगी, रिमेनिंग एसेट्स को मिल जाएगी यूजिंग प्रोरेटा बेसिस, रिमेनिंग इंपेयरमेंट रिमेनिंग एसेट्स को मिल जाएगी यूजिंग प्रोरेटा। बताओ रिमेनिंग एसेट कौन कौन से, दो हैं, एक पीपीई है और एक कौन है, एक पीपीई है और एक प्लांट है, एक पीपीई है और एक प्लांट है। बेटा इधर देखें सुनो, आपने क्या करना है, अगर आप एक ब्रांड है, एक पीपीई और एक ब्रांड है, अगर ब्रांड के लिए निकालनी है तो देखो इधर देखो, फ्रैक्शन बनाओ, इन दोनों को ऐड करो, 2 और 6 8 होता है, तो 2 अपॉन ये देखो 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। चलो बताओ 2 अपॉन 8 होता है मेरे ख्याल से, ये 0.2 आ जाएगा और ये 0.6 आ जाएगा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, इसको मिला 0.2, इसको मिला 0.6, चलो 2 में से 0.2 निकाला 1.8, 6 में से 0.6 निकाला 5.4, जस्ट फॉर एविडेंस इन सबको ऐड कर लो एंड में, जस्ट फॉर एविडेंस इन सबको ऐड कर लो, इंशाल्लाह लजीज आंसर आएगा 9.6। देखा एंड में 9.6 पे आके रुक गया, देख लो भाई आप लोगों को मैं पहले करा चुका हूँ, सब बच्चे देख लें, ये रहा तुम्हारे सामने इसका सोल्यूशन, देख लो ये सब पढ़ाया हुआ यार, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो, शर्म नहीं आती। कर लिया भाई, बोलो सच बताओ सच बताओ, सच सच सच, सच बोलो यार, कहते हैं ना सच को आंच नहीं, 2 और 2 5 नहीं, बताओ। आप लोगों ने लिखना है, बोलो, या देख लिया लिख लिया, क्या है। चलो आंसर उठाते हैं, आंसर मांगा क्या है, देखते हैं क्या मांगा है। कह रहा है 19 में कह रहा है अज्यूमिंग स्कली कंपनी रिप्रेजेंट्स अ सीजीयू, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ब्रांड, ब्रांड की कैरिंग वैल्यू क्या है आफ्टर इम्पेयरमेंट। इधर देखो ब्रांड कितने का बचा है, देखो इधर देखो ब्रांड बचा है 1.8 का, ये देख लो बेटा ब्रांड आफ्टर इम्पेयरमेंट 1.8 का बचा है, ये आंसर है 1.8, डी इज द आंसर, ब्रांड के लिए डी इज द आंसर, ब्रांड के लिए डी इज द आंसर, देखो 1.8। हाँ भाई सही, ये था हमारा पहला ओटी केस, 5 एमसीक्यूज निपटा दिए एग्जाम के थे 5 एमसीक्यूज, सही है, ये निपटा दिए। अच्छा अब देखो थोड़ा ये भी सोचो, एग्जाम में एक आध गलत भी होता है भाई, 5 में से एक गलत हो गया, 4 सही कर लिए, 2 गलत हो गए, 3 सही कर लिए, स्टिल पास हो, 60% मार्क्स उठा लिए तो भी पास हो। तो इस तरह करके अपने आप को माइंड को मैनेज करना है, ये नहीं सोचना कि हर चीज सही होनी है, एक गलती हो गई तो रोना शुरू कर दिया और बाकी पूरे पेपर की भी ऐसी तैसी कर दी। अपने एहसासात और फीलिंग्स और कैफियत को कंट्रोल। चलो बिस्मिल्लाह। अब देखो इसमें IS2 आएगा, F3 वाला IS2 आएगा, इसमें F3 वाला IS2 आएगा। तुम्हें इतना पता है कि इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, ये डायलॉग याद है बेटा, आना चाहिए, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, ये आना चाहिए, और थोड़ा सा दिमाग में मार्कअप मार्जिन आना चाहिए, सही है।
चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग बात समझ जाएं। चलें बेटा, आपके पास ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2008 को ट्रायल बैलेंस में इन्वेंटोरी है 8.6। बजाहिर जो इन्वेंटोरी गिवन है वो 8.6 है। बजाहिर जो इन्वेंटोरी गिवन है, ये देखो इन्वेंटोरी ऑलरेडी जो गिवन है आपको वो गिवन है 8.6। अल्लाह करे आप दिमाग चलाएं इसमें। The inventory count was completed on 31st December X8 but two issues have been noted. भाई इन्वेंटोरी काउंट तो हो गया लेकिन दो मसले अभी बाकी हैं। चलें, फर्स्ट प्रोडक्ट विद अ सेल्स का मतलब सेलिंग प्राइस, सेल्स मींस सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू ऑफ 0.6 मिलियन हैड बीन इनकरेक्टली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। पहली चीज, आगे नहीं बढ़ना यार, एक ऐसी आइटम थी जिसको हम अपनी इन्वेंटरी में मिलाना ही भूल गए। अपनी इन्वेंटरी में क्लोजिंग स्टॉक में मुझे मिलाना चाहिए था, मैंने नहीं मिलाया, तो अब मिलाना पड़ेगा ना भाई। एक ऐसी आइटम थी जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गया, इंक्लूड, तो अब मुझे इंक्लूड करना होगा ना। तो इंक्लूड करने के लिए पहले मुझे एससीपी के जरिए उसकी कॉस्ट निकाल दूं। ये देखो, ये इसकी सेलिंग प्राइस है 0.6 सेलिंग प्राइस है। ये देखो, इधर देखो, मैंने यहाँ लिखा एससीपी, सब बच्चे यहाँ देखें एससीपी, परसेंटेज एंड डॉलर्स, परसेंटेज एंड डॉलर्स। बताओ 0.6 मिलियन उसकी सेलिंग प्राइस है, उस इन्वेंटोरी की सेलिंग प्राइस है 0.6 मिलियन। अच्छा, ये लोग क्या चार्ज करते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहां पढ़े, Diaz company makes a markup of 50% on both of these items। मार्कअप लेते हैं, 50% का मार्कअप लेते हैं। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 50 है तो ये 150 होगा। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, तो प्रॉफिट 50 है तो सेलिंग प्राइस 150 होगी, सेलिंग प्राइस 150 होगी। अब मुझे बताओ 0.6 मिलियन बराबर है 150 के, 0.6 मिलियन बराबर 150 के, तो 0.6 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 करो, 0.6 डिवाइड, ये 0.4 आ गया। चलो अब आप मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अदालत में, ये गुलाम हाजिर है, ये गुलाम हाजिर है, तुम मुझे बताओ, ये इन्वेंटोरी की सेलिंग प्राइस है 0.6 और कॉस्ट है 0.4। सेलिंग प्राइस 0.6 है और कॉस्ट 0.4 है, और इसको इन्वेंटोरी में शामिल करना भूल गए थे, इसको इन्वेंटोरी में शामिल करना भूल गए थे, तो आप शामिल कर लें। लेकिन जब शामिल करेंगे तो IS2 जरूर अप्लाई करना, शामिल करेंगे तो IS2 अप्लाई करना, और IS2 कहता है इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। तो 0.6 और 0.4 में से 0.4 ऐड कर देंगे, सही है, ऐड हो जाएगा ये 0.4। ठीक है, चुपचाप ये पहली आइटम निपटा दी, पहली आइटम निपटा दी। F3 लेवल का काम था ये, F3 में मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ, कितने बच्चों को कराता हूँ। अब सेकेंड आइटम, एक और आइटम, सेकेंड आइटम कॉस्टिंग, इसकी कॉस्ट है 0.2 विच हैड बीन इंक्लूडेड, वो शामिल है भाई, सेकेंड आइटम 0.2 की शामिल है। एक मिनट, पॉइंट, सेकेंड आइटम की कॉस्ट है 0.2 और वो 0.2 में शामिल है। अब यहाँ हल्का सा मैथ्स और दिमाग यूज करना, तो मैं समझा दूंगा, वो शामिल है लेकिन उसमें कोई बुराई है। देखें, इन द अकाउंट वर डैमेज, हिंट मिली, गिर गई, डैमेज हो गई, एंड कुड ओनली बी सोल्ड फॉर 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब यार ये आइटम बिकेगी अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस के आधे पे, अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस के आधे पे। जरा गौर से सुनना, ये वाली जो दूसरी आइटम है ये ऑलरेडी शामिल है 0.2 पे, ये ऑलरेडी शामिल कितने पे, 0.2 पे ऑलरेडी शामिल है, 0.2 पे ऑलरेडी शामिल है, सही है। अब जरा पहले इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल लूं, पहले इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस मुझे निकालने दो। देखो तो देखो, इसकी कॉस्ट है 0.2, इसकी कॉस्ट है 0.2, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, मार्कअप के जरिए निकलती है। इस सवाल में नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, मार्कअप के जरिए। तो कॉस्ट 100 है, ये 50 है, तो ये 150 हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, अब आप मुझे बताओ, इसकी 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 150 करो, इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस, इसकी नॉर्मल, इधर 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 इधर, इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 0.3, सही है। लेकिन ऊपर अंग्रेजी पढ़ो, ऊपर अंग्रेजी पढ़ो, पहले मैं रुक रहा हूँ, चुप हो जाओ, आप देख लो। उसने क्या बोला है, एंड कुड ओनली बी सोल्ड फॉर 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 0.3 है ना, 0.3 उस नॉर्मल का आधा, तो 0.3 का आधा होता है, देखो रिवाइज्ड, रिवाइज्ड
सेलिंग प्राइस इज 0.15 सही है। अब आप मुझे बताएं, इधर देखें, इस इन्वेंटरी की कॉस्ट है 0.2, इन्वेंटरी की कॉस्ट है 0.2 और रिवाइज सेलिंग प्राइस 0.5 है। दोनों में से किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? इन्वेंटरी की कॉस्ट है 0.2 और रिवाइज सेलिंग प्राइस है 0.15 दोनों में से किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए बताओ? इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, तो 0.15 पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 0.15 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। इधर से सोचो, इधर से इन्होंने ऑलरेडी 0.2 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी 0.2 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि होनी चाहिए थी 0.15 पे। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूं, कितनी कमी कर दूं ओवरऑल में, कितनी कमी कर दूं? 0.05 की कमी करनी होगी, 0.05 की कमी करनी होगी। यार सोचो, इन्होंने ऑलरेडी 0.2 पे रिकॉर्ड कर दिए, जबकि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तहकीक के बाद पता चला कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 0.15 पे, जबकि रिकॉर्ड हुई है 0.2 पे। तो 0.2 को 0.15 में कन्वर्ट करने के लिए कितना कमी होगी? 0.05। हाँ चलो भाई, सही इन्वेंटरी निकाल दो, सही इन्वेंटरी की वैल्यू बता दो भाई। 8.6 में 0.4 ऐड करो और 0.05 लेस करो। वेरी गुड। मैं चुप हूं, देख लो, ये एक एमसीक्यू हो गया है, ये एक एमसीक्यू हो चुका है। बात समझ गए? बात समझ गए? चलो पहले मैं इसका आंसर उठाता हूं, ये रहा 22 का आंसर है ए, 22 का आंसर है ए, देख लो। अब सुनो, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, सॉरी ये तो हो गया। अब यहां से आगे से पढ़ रहा हूं, सही है। डियास कंपनी एंटर्ड इनटू अ फैक्टरिंग एग्रीमेंट। फैक्टरिंग याद है? फैक्टरिंग क्या आप अपने अपने डेटर्स बेच देते थे, या आप अपना क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देते थे, याद है? आप किसी और को बोलते थे कि यार तुम पैसे निकलवा लेना हमारे रिसीवेबल से, याद आ रहा है? फिर उसमें भी दो एग्रीमेंट होते थे, एक होता था इंश्योर्ड बैड डेट्स, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, हाईवुड के सवाल में भी आया हुआ है। एक होता था इंश्योर्ड बैड डेट्स, एक होता था अनइंश्योर्ड बैड डेट्स। तो बेटा, अगर इंश्योर्ड बैड डेट्स का केस होता था तो हमारे रिसीवेबल के रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने ट्रांसफर कर दिए, तो फिर हम ऐसे ट्रीट करते थे जैसे रिसीवेबल बिक गए, ऐसे ट्रीट करते थे जैसे रिसीवेबल बिक गए, रिसीवेबल सोल्ड, और रिसीवेबल को लात मार के अपनी बुक से निकाल देते थे, याद है? रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज कर देते थे, याद आ रहा है? रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज कर देते थे, रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज कर देते थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ, हाँ जी। और एक और केस होता था जिसमें अनइंश्योर्ड फैक्टरिंग होती थी। तो अनइंश्योर्ड में भाई हम खुद ही बैड डेट के रिस्क के लिए जिम्मेदार होते थे, हम खुद ही बैड डेट के रिस्क के लिए जिम्मेदार होते थे। तो इसका मतलब अब हमारे रिसीवेबल नहीं बिके, अब इन रिसीवेबल्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। तो ऐसी सूरत हाल में माय डियर 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 स्टूडेंट्स, हम जो भी पैसा फैक्टर से आता था उसको लोन ट्रीट करते थे। ऐसी सूरत हाल में जो भी पैसा फैक्टर से आता था उसे लोन ट्रीट करते थे। याद आ रहा है या नहीं? याद आ रहा है या नहीं? याद आया?
और अब रिसीवेबल को डीरिकॉग्नाइज नहीं करते थे। भाई ये सब पढ़ा है मैंने यार, ऐसे क्या हो गया तुम लोगों को यार। अब पढ़ते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ इस पैराग्राफ में हमें ढूंढना है, इस पैराग्राफ में हमें ढूंढना है कि ये इंश्योर्ड बैड डेट्स वाली कहानी है या अनइंश्योर्ड वाली कहानी है। ढूंढ के पता लगा लेते हैं। अंग्रेजी में है, ख्याल कीजिएगा। Diaz company entered into her factoring agreement with F company on 31st। देखो देखो, मजे 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 मजे, वेरी गुड। लाख रुपए की बात यार, साल के आखिरी दिन एग्रीमेंट किया है, साल के बिल्कुल आखिरी दिन, बिल्कुल लास्ट डे, शाम में 31 दिसंबर की शाम को एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर मैंने लोन भी लिया है ना, अगर इस ट्रांजेक्शन को लोन भी मानते हैं तो अभी से इंटरेस्ट नहीं बुक करूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट तब बुक विद रिस्पेक्ट टू टाइम बुक होता है। इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बुक होता है, तो आखिरी दिन की शाम को, आखिरी दिन की शाम को ये एग्रीमेंट हुआ है। तो अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा, अभी तो ईयर एंड पर एक दिन भी नहीं गुजरा। तो अब अगले साल से इंटरेस्ट वगैरह एक्रू होगा, याद रखना। चलो, इन अकॉर्डेंस, ये ईयर याद रखना, ईयर याद रखना। इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट डियाज कंपनी सोल्ड, सोल्ड बोलने से सोल्ड नहीं हो जाता, एक सोल्ड बोलने से सोल्ड नहीं हो जाता, हमें हकीकत देखनी होगी। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अपनी जिंदगी में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम ट्रांजैक्शन की हकीकत को देखते हैं, उसके जाहिर को नहीं देखते, उसके बातिन को देखते हैं। भूल गए? याद है, इकोनॉमिक रियलिटी को देखते हैं। क्योंकि ये लोग नामों की हेरा फेरी से असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में मैंने बताया था, आज के दौर में झूठ का नया नाम क्या है? झूठ का नया नाम बहाना है, लेकिन गुनाह उतना ही मिलता है। आज के दौर में गीबत का नया नाम क्या है? गपशप, लेकिन गुनाह उतना ही मिलता है। हाँ, हाँ जी। आज के दौर में तकब्बुर का नया नाम क्या है? भाई उसकी बड़ी रोबदार पर्सनैलिटी है, रोबदार नहीं है, तकब्बुर करता है। भूल गए क्या हो गया है भाई? क्या हो गया है? तो इकोनॉमिक रियलिटी पे जाना होगा। आ जाओ। कैरिंग अमाउंट, आज तुम लोग यार, मैं इतना दिल से पढ़ा रहा हूँ यार, तुम लोग क्या लोग हो, और फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। In accordance with agreement, Diaz company sold trade receivable with a carrying amount of 6.2 million to finite company for 6 million under the terms of the factoring agreement. After 6 months, finite company will return, देखा, पढ़ो, आंखें खोलो। Under the terms of the factoring, after 6 months, finite company will return any unpaid receivable to Diaz company for collection। देखा भाई, फैक्टर 6 महीने तक नॉक करता रहेगा, 6 महीने तक कस्टमर का दरवाजा खटखटाएगा। अगर कस्टमर ने 6 महीने तक पेमेंट नहीं की, अगर कस्टमर ने 6 महीने तक पेमेंट नहीं की, तो वो हमारे पास रिसीवेबल कन्वर्ट कर देगा, फिर हम जिम्मेदार हैं, बैड डेट के लिए हम जिम्मेदार हैं। यानी ये अनइंश्योर्ड वाला केस है। कौन सा केस है? अनइंश्योर्ड। बेटा अगर तुम्हें याद हो तो अनइंश्योर्ड में सिर्फ एक एंट्री बनती थी, जितने भी पैसे आए, पैसे पैसे पैसे, जितने भी पैसे आए उसको बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम फैक्टर क्रेडिट, जितने भी पैसे आए उसको बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम फैक्टर क्रेडिट। सुनो, finite company will also charge Diaz company a fee of 5% of any uncollected balances at the end of each month, at the end of each month, at the end of each month। यहाँ देखें, इधर देखें, सामने देखें, सामने देखें भाई। एक तो 5% की जो फीस है वो लगेगी। 5% की बजाय ये फीस नहीं है, ये इंटरेस्ट ही है। 5% की फीस नहीं है, इंटरेस्ट ही है, क्योंकि जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा ना उस पर वो इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन यार इंटरेस्ट अगले साल से चार्ज होगा ना। भाई मैंने 31 दिसंबर की शाम को लोन लिया है, 31 दिसंबर की शाम को लोन लिया है, तो इस साल तो मैंने ये पैसे यूज ही नहीं किए। ये पैसे यूज होना शुरू होंगे अगले साल से, तो अगले साल से इंटरेस्ट बुक होगा, इस साल से बुक नहीं होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, पैसे आए कितने ये बताओ? 6 मिलियन आया बेटा, अभी 6 मिलियन आया। उसने लिखा है ना सोल्ड फॉर 6 मिलियन, तो उसूलन बस हमें एक एंट्री बनानी है। देखो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसूलन हमें एक एंट्री बनानी है, ये वाली बस। ये देखो, बैंक डेबिट 6 रुपए और लोन फ्रॉम फैक्टर, लोन फ्रॉम फैक्टर क्रेडिट 6 रुपए। देख लो, हाँ उसने यूं बोला है ना, हमने सोल्ड फॉर, वैसे बेचे तो नहीं है, लेकिन जो पैसा आया है वो 6 मिलियन आया है। तो बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम फैक्टर क्रेडिट 6 मिलियन, और ये 31 दिसंबर 2008 की शाम को आए हैं। देखें,
इधर बिल्कुल आखिरी दिन शाम को आए, आखिरी दिन शाम को आए तो ये पैसे इस साल तो यूज ही नहीं किए, पिछले साल तो यूज ही नहीं किए, अगले साल से यूज करेंगे ना, तो इंटरेस्ट वगैरह अगले साल से बुक होगा। ओके, ठीक है। मैं फिर रुक रहा हूँ, एक बार आप ये पढ़ लें ताकि आप लोगों को सुकून मिल जाए, एक बार पढ़ लें। चलो अब देखो, मैं जरा उठाता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। चलो पकड़ो, क्वेश्चन नंबर 24 को बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर पिक करो। अच्छा, आंसर में कौन सा पिक करना है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी गलत आंसर पिक करना है, गलत पिक करो, गलत, गलत पिक करो, सही वाले पिक नहीं करने, गलत पिक करने, गलत। कह रहा है 6 मिलियन रिसीव शुड बी रिकॉर्डेड इन लाइब्रेरीज, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ए सही है, ए सही है, और हमें सही आंसर पिक नहीं करना। अच्छा, बी को छोड़ दो, सी पे आओ। अ टोटल ऑफ 5% मंथली फी शुड बी एक्सपेंस इन डियाज कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये भी सही है, अगले साल से बुक होगी। 31 दिसंबर एक से 8 से 5% बुक नहीं करना अगले साल से। भाई इस साल तो आपने पैसा यूज ही नहीं किया, इस साल तो आपने पैसा यूज ही नहीं किया, पैसा तो आप अगले साल से यूज करोगे, तो अगले साल ही इंटरेस्ट बुक करोगे, तो सी भी सही है। अब डी देखते हैं, द रिसीबल विल रिमेन एज एन एसेट, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, भाई ये रिसीबल को डिरिकग्नाइज नहीं करना क्योंकि रिसीबल नहीं बिका, रिसीबल हमारा ही है, रिसीबल के रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे ही हैं, क्योंकि अनइंश्योर्ड बैड डेट से यार, क्योंकि अनइंश्योर्ड बैड डेट है तो रिसीबल के रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, याद है। तो बेटा ए सी और डी सही है। अब बताओ गलत कौन सा है, देखते हैं। 0.2 मिलियन शुड बी एक्सपेंस इन डियास, नहीं, नेवर नेवर, ये यही आंसर है, यही आंसर है भाई। अभी तो 0.2 मिलियन का कोई जिक्र ही नहीं है, जो लोन आया है बस अभी आप यही एंट्री बनाओगे, देखो लोन की एंट्री बनाओगे, बैंक डेबिट और लोन फ्रॉम फैक्टर क्रेडिट। 0.2 मिलियन अभी बिल्कुल भी बुक नहीं करेंगे, 0.2 मिलियन अभी बिल्कुल भी बुक नहीं करेंगे। ओके, 0.2 मिलियन अभी बिल्कुल भी बुक नहीं करेंगे। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, ए सी और डी सही है। पहले ए सी और डी को सोचो, पहले ए सी और डी को सोच लो। कर लिया, बी इज द आंसर। अब जनरल सवाल इसके अंदर, जनरल भी है कुछ। चलो आप लोगों से एक जनरल सवाल पूछता हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज अ वेरी जनरल थिंग। यार याद है जब मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों को पढ़ाया था, एक मिनट याद दिलाता हूँ। तो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी पढ़ाने के बाद मैंने एक टॉर्च निकाली थी, टॉर्च। मैंने कहा था फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन एक टॉर्च है। आज के बाद कोई तुम्हें बोलेगा फला एसेट फाइनेंशियल एसेट है या नहीं, आज के बाद कोई भी तुमसे बोलेगा फला एसेट फाइनेंशियल एसेट है या नहीं, तो अपनी होशियारी नहीं करना, टॉर्च निकाल के वो टॉर्च मारना और जवाब देना कि फाइनेंशियल एसेट है या नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखें और बताएं, बहुत जनरल सा है। इन अकॉर्डिंग विद IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, which of the items in the trial balance would be classified as financial instrument? आप बताएं इन चारों में से कौन सी चीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जवाब दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जवाब दे सकते हो।
बताएं आंसर। सही है, मेजॉरिटी का आंसर सही है, थैंक यू। इधर देखें बेटा, पहला आंसर कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड गलत। इन्वेंटरी कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं हो सकता। इन्वेंटरी ना कैश है, इन्वेंटरी ना कैश है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, कुछ भी नहीं है, ना वो किसी और इदारे के शेयर्स हैं। याद है 3 डेफिनेशन, इन्वेंटरी ना कैश है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, ना वो किसी इदारे के शेयर्स हैं। तो ए तो बिल्कुल गलत हो गया, ए पे तो क्रॉस मार दो भाई, ए तो हटा दो। बी सही है, हाँ, लोन नोट्स। लोन नोट्स इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, लोन नोट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन देखते हैं इससे भी अच्छा कोई आंसर हो। सी देखो, ट्रेड रिसीवेबल एंड, ये बिल्कुल सही है। देखो ऊपर टीबी में ट्रेड रिसीवेबल भी है और लोन नोट्स भी हैं। बेटा ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है, यस, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, और लोन नोट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर डी में उसने क्लोजिंग इन्वेंटरी बोला तो गलत हो गया। बताओ मैंने बी को गलत क्यों किया? बी को गलत क्यों किया? सवाल ऊपर से पढ़ो, सवाल जाके पढ़ो, सवाल जाके पढ़ो। कह रहा है ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रायल बैलेंस में 3 में से 2 चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो आंसर वही पिक करना जिसमें दोनों लिखे हुए हो। फिर सोच रहा हूं यार, बी इटसेल्फ अकेला भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बी इटसेल्फ अकेला भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें गलती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। जो एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है उस कंटेक्स्ट में आंसर देना है। तो एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि बताओ ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो देख लो ये 2 हैं, ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, देख लो। हाँ भाई, हाँ भाई, ये जनरल सवाल था, ये जनरल था। चलो एक और जनरल सवाल तुम लोगों से पूछता हूँ, ठहरो। सीखो सीखो, थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे, सीख जाओगे, इन्वॉल्व होते रहो। क्वेश्चन नंबर 23 करके बताओ, चलो 23। अजान हो रही है, मैं चुप हूँ, 23 देख लो। चलें इधर देखें। In an attempt to improve reported profit, the director of Diaz company want to change the valuation method of inventory from FIFO to average cost. FIFO to average cost, ये मैंने आपको ये IS पढ़ाया है बेटा, IS 8 है, ये IS 8 है, IS 8 है, सही है। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल आप चेंज कर रहे हो, वैल्यूएशन टेक्निक चेंज कर रहे हो, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आराम से सुनो, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बल्कि यही मिसाल से शुरू कराया था, IS 8 यही मिसाल से शुरू कराया था। तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है। वो क्या होती है? रेट्रोस्पेक्टिव होती है, याद है। चलें अब आप आंसर्स पिक करें।
कह रहा है द चेंज विल रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, गलत। द चेंज विल रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। The financial statement will be adjusted prospectively, ये भी बिल्कुल गलत, रेट्रोस्पेक्टिव होगी। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। 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 राइट तो आंसर है डी, आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, नीदर वन नॉट टू, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। हाँ भाई अब यार जब मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, याद करो रिवाइंड करो, जब मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों को पढ़ाया था आईएएस जो फाइनेंशियल, उसकी पहली क्लास के अंदर मैंने वो 4 चीजें जिंदगी पे स्प्रेड करना सिखाई थी, पूरी याद है? फिर मैंने उसी वक्त फाइनल अकाउंट्स पे गया था, उसी वक्त मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा एरिया है जिसके मैं फाइनल अकाउंट के साथ साथ तुम्हें सारे कराए थे, याद है? तो उसी से रिलेटेड एक आसान चीज आ गई, मुश्किल नहीं है, आइए देखते हैं, आप लोगों को आना चाहिए। ये रहा, ये रहा द 5% लोन नोट्स वाला, ये देखो 5% लोन नोट्स 9 मिलियन के थे, फेस वैल्यू थी, ये इसकी फेस वैल्यू थी, 5% लोन नोट की फेस वैल्यू थी 9 मिलियन, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, तुम लोग याद है जब तुम लोन नोट्स की अकाउंटिंग करते थे वो एमोटाइज कॉस्ट वाली, याद करो, मैं पढ़ाया है भाई। एमोटाइज कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको यूं सिखाया था, जितने नेट पैसे आते थे, जितने नेट पैसे आते थे उसी से टेबल स्टार्ट होता था, जितने नेट पैसे आते थे उसी से टेबल स्टार्ट होता था, याद है? हाँ चलो, The 5% loan notes were issued for 9 million on 1st July X8। देखें ईयर के मिड में, आंखें खोलें, सबसे अहम इंफॉर्मेशन यार, अब बुद्धू बन के मत बैठो, पेपर उठाना है आपने, सही करना है यार। ईयर के मिड में लोन लिया है तो अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर, बेटा अपना ईयर एंड 31 दिसंबर, तो हमने 6 महीने पैसे यूज किए हैं, हमने 6 महीने पैसे यूज किए हैं, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको 6/12 जरूर कर लेना, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको 6/12 जरूर कर लेना, भूलना नहीं। Diaz company incurred issue cost of 0.5 million associated with this, याद है? उसी वक्त लॉयर को हम इशू कॉस्ट करते थे, लेकिन यार ये इशू कॉस्ट 1 सेकंड में पीएनएल में नहीं जाती, इशू कॉस्ट 1 सेकंड में पीएनएल में नहीं जाती, इसकी लॉजिक याद है? क्योंकि ये इशू कॉस्ट क्यों लगी है? क्योंकि हमने लोन लिया है। ये इशू कॉस्ट क्यों लगी है? क्योंकि हमने लोन लिया है, और ये लोन 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि कई साल फायदा पहुंचा रहा है। ये लोन हमें 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि कई साल फायदा पहुंचा रहा है, इसीलिए इसको कई सालों पे स्प्रेड करेंगे, इसीलिए इसे कई सालों पर स्प्रेड करेंगे, इसे कई सालों पर स्प्रेड करेंगे। ओके राइट, याद आया? तो 1 सेकंड में पीएल में नहीं जाएगा। अब इसने बेवकूफ ने क्या किया है, विच हैव बीन एक्सपेंस विद इन द फाइनेंस कॉस्ट, ये इसने गलत किया है, ये इसने गलत किया है। अगर ये बोलेगा इसके बारे में तो मैं इसकी सही भी करूंगा, लेकिन ये चुप है, लेकिन ये इसने गलत किया है। बहरहाल इसने 1 सेकंड में पीएल में डाल दिया। याद है ड्यून, ड्यून कंपनी का तुम्हें फाइनल अकाउंट कराया था, उसमें भी ये गलती हुई थी, ड्यून कंपनी, और एक आध और फाइनल अकाउंट का सवाल था, उसमें भी ये गलती थी, इसकी रूटीन गलती है, अगर आपको याद हो। द लोन नोट इंटरेस्ट इज पेएबल ईच 30 जून, एक साल बाद जो फिजिकल इंटरेस्ट पे होगा वो 1 साल बाद पे होगा, एंड द लोन इज रीपेएबल एट अ प्रीमियम व्हिच गिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। याद है यार, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू ही हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस डालते थे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू ही हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस डालते थे, याद है? चलो एक नजर यहाँ देख लो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, एक नजर देख लो। अब इधर देखो, मैं सॉल्व कराता हूँ, देखो यार, ये देखें, ये अकाउंटिंग पीरियड है, पूरा गौर से देखें। अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारा ये था 1 जनवरी X8 टू 31 दिसंबर X8। आंखें खोलें, आपने ईयर के मिड में लोन लिया है, ईयर के मिड में लोन लिया है, सही है? अब सुकून, वैसे फेस वैल्यू है 9 मिलियन, 9 मिलियन आए तुम्हारे पास, तुम पैसे गिन रहे थे, याद है इस तरह पढ़ाया था, 9 मिलियन आए, पैसे गिन रहे थे, पैसे गिन रहे थे, अचानक से लॉयर आया, उसने बोला इशू कॉस्ट चाहिए, मैंने कहा ये ले 0.5, ये देखो इशू कॉस्ट। तो अब 8.5 मिलियन वो अमाउंट है जिससे तुम्हारा टेबल, याद है एमोटाइज कॉस्ट आप लिखते थे ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर लिखते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस,
और फिर आगे बहुत कुछ होता था, लेकिन उन सबकी जरूरत भी नहीं है। सही है। तो एमोटाइज आपका टेबल स्टार्ट होगा 8.5 मिलियन से, आपका टेबल स्टार्ट होगा 8.5 मिलियन से। अब मुझे बताओ, जो अगला कॉलम है इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे बुक होता था। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे बुक होता था, याद है, और वो है 8%। लेकिन यार वो 8% पूरे साल का है, वो 8% पूरे साल का है, और हम लोगों ने तो 6 महीने, हम लोगों ने तो लोन 6 महीने यूज किया है ना, हमने तो लोन 6 महीने यूज किया ना। तो बस मुझे ये बता दो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा जो पीएनएल में जाएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा जो पीएनएल में जाएगा। तो आप यूं लिखोगे, देखो 8.5 इंटू 8% इंटू 6/12 कर लो, 8.5 इंटू 8% ये आएगा 0.34। बस ये वो अमाउंट है जो पीएनएल में जाएगा, ये वो अमाउंट है जो पीएनएल में जाएगा 6 महीने का। दैट्स इट। पढ़ो। In respect of the 5% loan note, how much should be expense within Dias company's statement of profit and loss for the year ended 31st December X8? ये आंसर है डी। सिर्फ 0.34 मिलियन जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ 0.34 मिलियन जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। कर लिया? बोलो। ये वाला ओटी केस भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये वाला ओटी केस भी हो गया। बोलो भाई, समझ गए? प्यारे बच्चों समझ गए? बोलो। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू। चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, अब एक बड़ी माजरत के साथ एक बात, अब जो स्टैंडर्ड में, अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें IS 10 आएगा, IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। F3 में तो सबको पढ़ाया है, F7 में भी मैंने आपको क्लास भेजी थी, बहुत बेहतरीन क्लास है वो, तो आपको देखनी थी, वो देखना। आता है एग्जाम में, आ सकता है, IS 10 आना चाहिए। IS 10 यहाँ तक के SBR के पेपर में भी आता है, ICW के फाइनल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी आता है, तो वो माफ नहीं है, कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, प्लीज। चलो पढ़ते हैं भाई। IS 10 इस तरह का स्टैंडर्ड था कि अगर आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, ये देखें 31 दिसंबर X8 ईयर एंड है फॉर एग्जांपल, या एक मिनट, हाँ, तो इस गुजरे हुए साल के अकाउंट्स बनाने में टाइम लगता है, ये गुजरे हुए साल के अकाउंट्स बनते हैं अगले साल फाइनल, और यहाँ आके लेटेस्ट से 31 मार्च को साइन ऑफ होते हैं, 31 मार्च को वो साइन ऑफ होके अप्रूव हो जाते हैं, साइन ऑफ होके अप्रूव हो जाते हैं, याद है? तो बेटा अब यहाँ ईयर एंड के बाद जब अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ईयर एंड के बाद जब अकाउंट्स बन रहे होते हैं, तवज्जो से सुनना भाई, अगर किसी ने ये IS नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ना पड़ेगा, मैंने भेजा हुआ है, पढ़ना पड़ेगा ये। और ये IS बाकायदा मैंने YouTube पे डाल दिया है, ठीक है? तो आप कोई भी बंदा उधर से सर्च करके पढ़ सकता है। सुनो, तो ईयर एंड के बाद जो इवेंट्स होते हैं और साइन ऑफ से पहले हमें ये डिसाइड करना है उन इवेंट्स को पिछले साल एडजस्ट करना है नहीं करना, उन इवेंट्स को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है नहीं करना। तो याद है उनमें दो तरह के इवेंट होते थे, एक होते थे एडजस्टिंग और एक होते थे नॉन एडजस्टिंग। याद है, एक होते थे नॉन एडजस्टिंग। अब मैं याद कराता हूं डेफिनेशन। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स थे, एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स थे कि जो हुए तो यहाँ है, हुए ईयर एंड के बाद हैं, हुए ईयर एंड के बाद है, लेकिन उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है, उनके होने के सबब, उनके होने के चांसेस ईयर एंड पर एग्जिस्ट करते हैं, याद है? तो उनको आप एडजस्ट कर लेंगे, ईयर एंड पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे कि जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, लेकिन उनके होने की कोई कंडीशन, उनके होने की कोई एविडेंस ईयर एंड पे मौजूद नहीं है। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं, नो नो नहीं करेंगे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर बनेगा, डिस्क्लोजर बनेगा।
याद है ये आईएएस आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये आईएएस आप लोगों को पढ़ाया गया है, F3 में भी पढ़ाया गया और यहाँ भेजा था, अगर नहीं गया नहीं देखा तो देख लेना, बहुत जबरदस्त आईएएस है, ओनली 1 मीटिंग का आईएएस है। चलो अब मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करता हूँ, इधर देखें, यहाँ देखें। Jaffer Company prepares the financial statement for the year ended 31st December X8. The financial statement are expected to be authorized for issue on 15th of March X9. Okay, तो अब majority ये उन्हीं events के ऊपर होगा। The following 3 events have occurred in January X9. दिमाग दिमाग दिमाग, processing processing, सोचना सोचना, दिमाग processing शुरू। यार ईयर एंड 31 दिसंबर X8 को है, उसका अगला महीना होता है जनवरी X9। ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर X8 को और उसका अगला महीना होता है जनवरी X9, उसका अगला महीना होता है जनवरी X9। ओके, नाउ पहला इशू, द हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंसिडेंट विच अकर्ड इन 2008, पिछले साल हुआ था, was concluded in January X9, resulting in the 1.5 million fine for Jeffers Company. A provision of 1 million has been recognized for the year ended 31st December X8. Good, correct. बेटा ये किस्सा मेरे उस आईएएस में भी मैंने सुनाया हुआ है कि ईयर एंड से पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया, ईयर एंड से पहले एक्सीडेंट हो गया, तबाह कर दिया, सामने वाले को उड़ा के फेंक दिया, उसकी दीवार तोड़ दी, घुस गए उसकी दीवार में नशे की हालत में। अब सुनो, तो ईयर एंड पर हरकत कर दी ना, तो उसने अब केस किया हम पे, बस उस केस का फैसला ईयर एंड के बाद अनाउंस हुआ है। लेकिन बेटा फैसला ईयर एंड के बाद अनाउंस हुआ है, लेकिन ये जो अपने को पेनल्टी लगी है उसकी वजह ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है ना। जो पेनल्टी लगी है वो किस अमल का नतीजा है, वो ईयर एंड से पहले अमल हो चुका है, यानी ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है, ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है। तो यस, ये एडजस्टिंग इवेंट है और इसका प्रोविजन बिल्कुल सही है, ये सही है, ये एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है। ठीक है, अब ये इस टू का नाम मैं बताऊं क्या है, टू के नाम के आगे कुछ लिख रहा हूं ऐसे ही, पागल नहीं हुआ, मशहूर जमाना, दिस इज मशहूर जमाना एग्जाम्पल। रिसीवेबल और बैड डेट वाली एग्जाम्पल मशहूर जमाना एग्जाम्पल कहलाती है। IS 10 की दिस इज बदनाम जमाना एग्जाम्पल, IS 10 की बदनाम जमाना एग्जाम्पल। मैं जरा समझाता हूँ, देखो सुनो बेटा, मैंने 31 दिसंबर X8 से पहले एक बंदे को सेल की थी, क्रेडिट सेल, मैंने 31 दिसंबर X8 से पहले एक बंदे को क्रेडिट सेल की थी। तुम्हें पता होना चाहिए, ये बात कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा यार, जिस दिन तुम क्रेडिट सेल करते हो, उधार पे माल देते हो, उसी दिन से क्रेडिट रिस्क जिंदा हो जाता है, जगमग जगमग जगमग, क्रेडिट रिस्क जगमग जगमग जिंदा हो जाता है। तो अब ईयर एंड पर रिसीवेबल मौजूद था, ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद था, रिसीवेबल का मतलब खतरा है, रिसीवेबल का मतलब नाउ यू हैव क्रेडिट रिस्क फॉर श्योर, क्रेडिट रिस्क है। रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट रिस्क जिंदा हो चुका है, बगैर किसी इख्तिलाफ के क्रेडिट रिस्क जिंदा हो चुका है। तो रिस्क था यानी भागने की इम्कानात मौजूद थे, बैड डेट के इम्कानात मौजूद थे, और फिर वाकई ईयर एंड के बाद वो भाग गया, बैड डेट हो गया। तो बेटा ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, ये बैड डेट एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मौजूद था, यानी ईयर एंड पे क्रेडिट रिस्क मौजूद था। रिसीवेबल जिंदा होने का मतलब क्रेडिट रिस्क मौजूद था। चलो पढ़ो, बिस्मिल्लाह। Notice was received on 10 January X9 that a customer owing 1.2 million, English बहुत गौर से पढ़ना, customer owing 1.2 million at 31st December X8, yes, year end पे रिसीवेबल मौजूद था, ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद था, तो ईयर एंड पे यू हैड क्रेडिट रिस्क, आपके पास क्रेडिट रिस्क था, had ceased trading, it is unlikely that the debt will be recovered, yes, this is also adjusting, भाई ये adjusting है, इसको ईयर एंड पे एडजस्ट कर लेंगे। अब पढ़ते हैं थर्ड, ये थर्ड भी बहुत मशहूर है, ये भी मशहूर है, ये भी मेरी हम लोग के नोट्स में लिखा हुआ है, ये भी मशहूर है यार। ईयर एंड के बाद अगर कोई इवेंट
ऐसा ही अचानक से हो जाए ईयर एंड के बाद, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ईयर एंड के बाद कोई शेयर इशू आपने करा हो, ईयर एंड के बाद कोई लोन नोट्स इशू किए हो, ईयर एंड के बाद कोई टेक ओवर मर्जर्स, ये सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी कोई हिंट ईयर एंड पे नहीं गिवन होती, सही है। और वैसे भी अगर ये ईयर एंड के बाद हुए तो इनको ईयर एंड से पहले कैसे रिकॉर्ड करोगे भाई? आपने अगर लोन नोट ईयर एंड के बाद इशू किया है तो जिस दिन से लोन नोट इशू होता है उसी दिन से तो इंटरेस्ट बुक करना शुरू करते हो, तो अब अगर आप ईयर एंड से पहले बुक कर लोगे तो कैसे इंटरेस्ट एक्रू करोगे? The acquisition of a competitor was finalized on 10th of January X9, being the date Jeffers company obtained control over the competitor. यानी टेक ओवर ईयर एंड के बाद हुआ है, टेक ओवर ईयर एंड के बाद हुआ है। Negotiations in respect of the acquisition commenced in May. भाई इसी एक साल पहले से negotiation स्टार्ट हो गई थी, लेकिन negotiation means no confirmation. negotiation का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म हो गई डील, कोई कंफर्मेशन नहीं थी और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। negotiation अगर आप कर रहे हो तो इससे कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है। तो ये ईयर एंड के बाद का इवेंट है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, यानी ये इवेंट जो है ना, ये नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा, ये नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, उसको पढ़ लो एक बार। पढ़ लो भाई, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। ये करो, ये जनरल सवाल है 26, पढ़ो। पढ़ो भाई, पढ़ो, जवाब दो बेटा, जवाब दो। मैं सबका आंसर चेक करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी गहराई तो चेक करूं। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अच्छा इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इवेंट्स आफ्टर द आर डीम्ड टू बी ऑल इवेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू अप टिल द डेट ऑफ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है भाई। ईयर एंड के बाद और ऑथराइज फॉर इशू से पहले पहले देखें, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, तो यहां से लेके ये जब अप्रूव्ड होंगे, अप्रूव्ड का मतलब ऑथराइजेशन फॉर इशू, और फिर ऑथराइजेशन फॉर इशू के बाद फिर एजीएम तो बहुत बाद में होती है, एजीएम तो बहुत बाद में होती है, इसके इस थोड़ी अप्रूवल तक। बस बेटा ये देखो, ये रहा, ये है आईएस 10 का स्कोप, ये है आईएस 10 का स्कोप। ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट से लेके ऑथराइजेशन फॉर इशू तक, रिपोर्टिंग डेट से लेके ऑथराइजेशन फॉर इशू यानी साइन ऑफ वाले दिन तक। ये तो बिल्कुल ही गलत बता रहा है, कह रहा है ऑथराइजेशन फॉर इशू के बाद से एक बार अप्रूव हो जाए उसके बाद से, नहीं 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 नहीं, तो ये तो गलत है। वन इज टोटल रॉन्ग। नंबर टू, अभी ऊपर पढ़ा है नंबर टू, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स डू नॉट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन, देखो बहुत अंग्रेजी एमसीक्यूज जो थ्योरी होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। डज नॉट, डू नॉट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन एनी पार्ट ऑफ एंटिटीज, पूरा वर्ड पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट, ये भी गलत है। डिस्क्लोजर बनता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर बनता है, और डिस्क्लोजर नोट्स टू द अकाउंट्स में बनता है, डिस्क्लोजर नोट्स टू द अकाउंट्स में बनता है, और नोट्स टू द अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। नोट्स टू द अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है, याद नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट सुन लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट में एक है एसओसीआई, एक सोशी है, एक एसओएफपी है, ये बचपन में पढ़ाया जाता है, ये एक एसओसीएफ है कैश फ्लो, और आखिरी होता है नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, याद रखना भाई।
तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुकलेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें नोट्स टू द अकाउंट्स होता है और नोट्स टू द अकाउंट में डिस्क्लोजर बनते हैं। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर बनता है बिल्कुल, जबकि ये गलत बोल रहा है, झूठा है, झूठा। क्या कह रहा है? कह रहा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट डू नॉट नीड टू बी, कहीं भी नहीं है। मैंने कहा चल भाग यहां से, आएगा डिस्क्लोजर तो आता है ना। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑलरेडी करा चुका हूं, 27 में ऑलरेडी करा चुका हूं। एक नजर देख लो, एक नजर देख के स्माइल दे दो इसको, एक नजर देखो और स्माइल दे दो। 27 में 1 और 2 एडजस्टिंग है, ये 3 एडजस्टिंग नहीं है। आंसर इज ए, आंसर इज ए। 27 का आंसर इज ए, 27 आंसर इज ए। 27 आंसर इज ए। ठीक है, अब वाओ, जबरदस्त। चलो पढ़ो 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 पढ़ो। IS-37 भी आ गया बीच में, चलें पढ़ें। In addition to this there is an outstanding court case, दिमाग जगमग, IS-37 ठक ठक ठक, जल बुझ on 31st December X8 relating to faulty goods supplied by Jeffers Company. Legal advice states that there is a small chance that they will have to pay out 6 million. बहुत कम चांस है, 20% चांसेस हैं कि 6 मिलियन, बट द मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली यानी समझ लो 60-70% चांसेस इज बिलीव टू बी द पे आउट ऑफ 5 मिलियन। यार अल्लाह करे तुम्हें याद हो, तुम लोग भूल चुके हो। IS-37 में याद दिलाता हूँ। IS-37 में याद है 3 कंडीशन थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट। तो जब मैं रिलायबल एस्टिमेट तुम लोगों को पढ़ाया करता था, तो रिलायबल एस्टिमेट में मैंने याद है स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़ाए थे। स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल में एक मैंने पढ़ा था EVA, याद है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल टूल्स में एक स्टैटिस्टिकल टूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था EVA, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, एक्सपेक्टेड। और ये एक मैंने पढ़ाया था मोस्ट लाइकली आउटकम, ये मैंने पढ़ा है, मुझे तो याद है, तुमको पता नहीं क्यों नहीं याद है। यार स्टैटिस्टिकल टूल में एक होता था EVA, एक होता था मोस्ट लाइकली आउटकम। EVA में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक एवरेज निकालते थे। डिफरेंट आउटकम्स को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक एवरेज निकालते थे। जबकि मोस्ट लाइकली आउटकम्स का नाम पढ़ो, मोस्ट लाइकली जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, डायरेक्ट उसी का प्रोविजन बना लो। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसी का प्रोविजन बना लो, याद है। फिर उसके बाद मैंने अदालत लगा के बताया था कि EVA कहाँ यूज होता है और मोस्ट लाइकली आउटकम कहाँ यूज होता है। EVA कहाँ यूज होता है और मोस्ट लाइकली आउटकम कहाँ यूज होता है। इधर देखो, EVA यूज होता है जब मोर देन 1 ट्रांजेक्शन हो, जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो, याद है। एग्जाम्पल वारंटीज, वारंटीज में हम बहुत सारे लोगों को माल बेचते हैं, याद है। जबकि मोस्ट लाइकली आउटकम यूज होता है इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल कोर्ट केस। ये देख लेना मेरे नोट्स में, अपना रजिस्टर खोल के देख लेना। मोस्ट लाइकली आउटकम यूज होता है इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, एग्जांपल कोर्ट केस। तो बेटा इस बार कोर्ट केस ही तो तुम्हारे सामने है, इस बार आंखें खोल के देख लो, कोर्ट केस ही तो है। तो बेटा तुम मोस्ट लाइकली आउटकम का प्रोविजन बनाओगे, यानी 5 मिलियन का प्रोविजन बनाओगे। अभी तक केस के अंदर 5 मिलियन तुम्हारे काम का अमाउंट है, अभी तक केस के अंदर 5 मिलियन तुम्हारे काम का अमाउंट है। ठीक है, अब जरा सुनो। Either way, Jeffers company will have to pay legal fees of point. Very good, ये भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को। यार आपको पता है ये F3 में भी बहुत आता है और ये F7 में भी है कि भाई आपको केस हारो या जीतो, केस हारो या जीतो, एक होती है अनअवॉइडेबल लीगल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल लीगल कॉस्ट। एक मिनट मैं याद दिलाता हूँ, मेरा फाइनल अकाउंट का पहला सवाल था कैंडल,
फाइनल अकाउंट का जो पहला सवाल मैंने आप लोगों को कराया था वो कैंडल था, उसी में ही है, उसी की एडजस्टमेंट नंबर 2 या 3 में है। अनअवॉइडेबल या इररिकवरेबल लीगल कॉस्ट का हर हाल में प्रोविजन बनेगा। आप केस हारो या जीतो, आप केस हारो या जीतो, लॉयर को तो पैसे देने पड़ेंगे। केस हारो या जीतो, लॉयर को तो पैसे देने पड़ेंगे, लीगल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ठप्पे लगेंगे उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। तो हाँ भाई, लीगल कॉस्ट का तो हर हाल में प्रोविजन बनता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ओके, तो 5 मिलियन भी देने हैं और 0.2 मिलियन भी देने हैं, तो 5.2 मिलियन हो गए, 5.2 मिलियन हो गए, 5 मिलियन भी देने हैं और 0.2 मिलियन भी देने हैं, तो सीधा सीधा 5.2 मिलियन हो गए। अब now I am going to tell you the super concept, very good concept which you all must know, और F7 के क्लास में पहले हफ्ते में ही सिखा दिया जाता है, दूसरे हफ्ते में। आपको याद है, हर वो ऑब्लिगेशन, कान खोलो, हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखें, हमें देने 5.2 है, हमें देने कितने हैं? 5.2। All payments are expected to be made on 31st December X9। मैं 31 दिसंबर X8 की शाम को खड़ा हूं, मैं 31 दिसंबर X8 की शाम को खड़ा हूं और पेमेंट होनी है 1 साल बाद। पेमेंट होनी है 1 साल बाद, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। जेफर कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%, ये रहा डिस्काउंट फैक्टर 0.909, डिस्काउंट फैक्टर 0.909, डिस्काउंट फैक्टर है 0.909। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर देखो, पहले तो मैं रुक रहा हूं, आप देख लें, आराम से देख लें। यहाँ देखें, देखो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ 31st, मैं स्केच बना के समझाता हूँ। इधर खड़ा हूँ और 1 साल बाद यहाँ 31 दिसंबर X9 को मुझे 5.2 देने, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका था, वो फ्यूचर कैश फ्लो लिखना मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, ये आ जाएगा 4.72 या 4.7। ये रहा आंसर सी, आंसर इज सी। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 4.7। प्रेजेंट वैल्यू भाई लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, डिस्काउंटिंग करके ही रिकॉर्ड होती है, डिस्काउंटिंग करके ही रिकॉर्ड होती है। डिस्काउंटिंग करके ही रिकॉर्ड होती है। राइट, तो आंसर इज सी। अब यार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखें, सुने 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 सुने, क्या देखें, हुआ क्या कि हम एक तरफ से, हम क्या करते हैं, हम सुपरमार्केट वाले थे। मेरी तरफ देखें, बड़ा जबरदस्त सिनेरियो आपको पहले पढ़ा चुका हूं। हम सुपरमार्केट वाले थे, हम एक तरफ से माल खरीद के आगे बेचते थे, एक तरफ से माल खरीदा आगे बेचा, खरीदा बेचा। पीछे से सप्लायर ने हमें गलत चीज दे दी थी, सप्लायर ने हमें गलत चीज दे दी, हमने आगे बेची, सामने वाले ने हमें यहाँ से पकड़ लिया, सामने वाले ने कहा तुमसे बुरा आदमी कोई नहीं है, तो सामने वाले तो हमें पकड़ लिया। अब हम घूम के उसको पकड़ेंगे, अब हम घूम के उसको पकड़ेंगे, भाई तू पैसे निकाल हमारे, यार तूने तो हमें फंसा दिया। तो अब हम जो उस पर केस करेंगे वो हमारे लिए पॉसिबल एसेट है। अब हम जो उस पर केस करेंगे उसमें हमें पेनल्टी मिलेगी, तो हमारा पॉसिबल एसेट है, याद है, कॉन्टेंजेंट एसेट। कॉन्टेंजेंट एसेट, कान खोलो, दिमाग में हिट वो जलबुझ। अब हम जो उस पर केस करेंगे उसमें तो हमें मिलेगा ना, तो वो हमारा कॉन्टेंजेंट एसेट है, वो हमारा कॉन्टेंजेंट एसेट है, वो हमारा कॉन्टेंजेंट एसेट है, वो हमारा कॉन्टेंजेंट एसेट है। और मेरे बच्चों, आप सबको पढ़ाया था कि कॉन्टेंजेंट एसेट, सुनो उसके केसेस बताता हूँ। कॉन्टेंजेंट एसेट हो और उसके मिलने के चांसेस रिमोट हो, डू नथिंग। कॉन्टेंजेंट एसेट हो, उसके मिलने के चांसेस रिमोट हो, कॉन्टेंजेंट एसेट हो, उसके मिलने के चांसेस रिमोट हो, तो डू नथिंग। पॉसिबल पे भी डू नथिंग, इन दोनों पे डू नथिंग था, याद है, डू नथिंग था, याद है। प्रोबेबल होता था तो डिस्क्लोजर बनाते थे, और वर्चुअली सर्टेन होता था तो एसेट रिकॉर्ड करते थे, याद है, वर्चुअली सर्टेन पे एसेट रिकॉर्ड करते थे। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये सब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि रिमोट और पॉसिबल पे डू नथिंग, प्रोबेबल पे डिस्क्लोजर, और वर्चुअली सर्टेन पे एसेट रिकॉर्ड होता था, वर्चुअली सर्टेन पे एसेट रिकॉर्ड होता था। हाँ जी, आइए पढ़ें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पढ़ो।
कह रहे हैं कि जेफर्स कंपनी, प्लीज थोड़ी सी एनर्जी, इतनी सी एनर्जी, जेफर कंपनी believes that fault lies with the supplier। हमने एंड में इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला सप्लायर ने गलत माल दिया था, पीछे से सप्लायर गलत माल दे रहा था। एंड इज परस्यूइंग अ काउंटर क्लेम। हमने कहा, हमने पीछे मुड़ के उसको बोला हम नहीं छोड़ते तेरे को। लीगल एडवाइसेस स्टेट्स दैट इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। लीगल एडवाइसेस state that it is only possible but not likely that this action will succeed। प्रोबेबल नहीं है, लाइकली इज प्रोबेबल। याद रखना ये लैंग्वेज, लाइकली का मतलब प्रोबेबल होता है। यार सामने वाले से जो पीछे मुड़ के जो हम सामने वाले से क्लेम लेंगे ना, उसके मिलने के चांसेस सिर्फ पॉसिबल है, सिर्फ पॉसिबल है। तो इस सप्लायर से जो हम मांगते हैं वो हमारा कॉन्टिजेंट एसेट है। इस सप्लायर से जो हम मांगने जा रहे हैं ये हमारा कॉन्टिजेंट एसेट यानी पॉसिबल एसेट है। और पॉसिबल एसेट के मिलने के चांसेस क्या है? पॉसिबल है। पॉसिबल एसेट के मिलने के चांसेस पॉसिबल है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू नथिंग। वी हैव टू डू नथिंग। डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। ना डिस्क्लोजर, ना एसेट, ना डिस्क्लोजर, ना डबल एंट्री, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ एक काम करना है, चुप शाही, चुप शाही, चुप सुन हो जाना है, सुन हो जाना है, बिल्कुल सुन, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। आराम से पढ़ के बताओ, जवाब दो। आराम से 29 को पढ़ के जवाब दो, चलो। At 31st December X8, which of the following represents correct accounting treatment of the counter claim made by Jeffers against the supplier? Now, don't forget this is contingent asset. Don't forget this is your contingent asset. Okay, so nothing is recognized or disclosed in the financial statement। ये बिल्कुल सही है। ना कुछ रिकॉग्नाइज होगा, ना कोई डिस्क्लोज। ना कुछ रिकॉग्नाइज होगा, ना कोई एंट्री बनेगी, ना कोई डिस्क्लोजर बनेगा, ये सही है। बाकी देखते हैं। डिस्क्लोज एज अ कॉन्टिजेंट एसेट गलत। डिस्क्लोजर सिर्फ प्रोबेबल पे बनता है यहाँ। रिकॉग्नाइज ना, ना ना, एसेट भी बुक नहीं करेंगे, कोई एसेट बुक नहीं होगा। नेट ऑफ भी नहीं करेंगे, नेट ऑफ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। आंसर इज ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए। सही। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इसके लिए भी IS 10 आना चाहिए, या तो F3 का आना चाहिए या F7 का आना चाहिए। ये गोइंग कंसर्न याद है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न भाई आपको पता होना चाहिए। कोविड के आने के बाद कितने इदारों का गोइंग कंसर्न खतरे में है। कितने इदारे 12 महीने तक अब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने कितने तो बंद हो गए, कितने बंद हो गए, कितने बंद हो गए। और कितनों में अब ये एबिलिटी भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करो। क्वेश्चन नंबर 30 करो। पहले आप पढ़ो और फिर मैं इसको समझाता भी हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेटा किसी बच्चे को 28 देखना था, देख लें एक नजर। ये लो 30।
अब बेटा मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरा IAS 10 देखा हुआ है तो ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, वो जरूर देख लेना अगर नहीं देखा हुआ, इट्स ऑन यूट्यूब एज वेल। अब देखो, गोइंग कंसर्न एक ऐसा इवेंट है जिसमें इदारा बंद हो जाता है, इदारा बंद, खत्म, ताले लग जाते हैं। मैं तेरे को एक स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्टाइल देखो। 34 ईयर एंड पर हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हमारा नाम था। कौन थे हम लोग? हम लोग समझ लो दुनिया के अमीर तरीन लोग, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक या अमेजोन का मालिक, ऐसे अरबापति लोग थे, दुनिया के अमीर तरीन लोग थे, सही है। तो ईयर एंड पे कोई मसला ही नहीं था, यहाँ भी सही थे, यहाँ भी सही थे, यहाँ भी सही थे, यहाँ भी सही थे। अचानक से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अचानक से, देखो मैं लिख रहा हूँ अचानक से एक अजाब आया। यहाँ साइन ऑफ से पहले एक अजाब आया, साइन ऑफ से पहले अजाब आया, और इतना बड़ा अजाब आया कि अब यहाँ पर साइन ऑफ के टाइम ये पता लग गया, वी विल नो लॉन्गर बी गोइंग कंसर्न, वी विल नो लॉन्गर बी गोइंग कंसर्न, यानी अब हम 12 महीने तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे, अब हम 12 मंथ्स तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये अजाब आया भाई, हम अब 12 महीने तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में अब आप क्या करोगे? गोइंग कंसर्न एक वाहिद ऐसा इवेंट है जिसकी बेशक ईयर एंड पर कोई हिंट ना हो, मैंने लिखा है ना दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। बेटा गोइंग कंसर्न एक वाहिद ऐसा इवेंट है कि जिसकी कोई ईयर एंड पे हिंट हो या ना हो, इंडिकेशन हो या ना हो, कंडीशन हो या ना हो, गोइंग कंसर्न हर हाल में एडजस्टिंग है, हर हाल में एडजस्टिंग है। और आप ईयर एंड पर जो अकाउंट्स बनाओगे ना, ईयर एंड पर जो अकाउंट्स बनाओगे वो इस अजम्पशन से बनाओगे कि आप गोइंग कंसर्न नहीं हो, यानी आपका गोइंग कंसर्न का पर्दा उठ चुका है। अब आपने सारे एसेट्स को करंट एसेट रिकॉर्ड करना है, सारी लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करना है, सुने, और आपने पूरे अकाउंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनाने हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, गोइंग कंसर्न एक वाहिद, गोइंग कंसर्न एक वाहिद ऐसा इवेंट है कि जो अगर ईयर एंड के बाद अचानक से भी हो जाए, देखो अचानक से हो जाए, जिसकी कोई कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट है, ये इतना बड़ा इवेंट है कि आपको पूरे अकाउंट्स रीस्टेट करने पड़ेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा, सही है। और इस तरह अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जैसे 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 यू आर नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, जैसे यू आर नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, सही है। और इसकी कोई इवेंट हिंट हो या ना हो तो भी चलो। इन February X9 a major fire, देखा अजाब आया ना, फायर ब्रोक आउट इन जेफर्स प्रॉपर्टी एंड वेयरहाउस, जेफर कंपनी हैज नो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी नहीं थी, पूरी आग लग के सब भूसी टुकड़ा हो गया। एंड नाउ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स इट इज इनेबल टू कंटिन्यू ट्रेडिंग। यार खत्म हो गया, यार खत्म हो गए, अब तो हम चल ही नहीं सकते, इतना बड़ा लॉस कर दिया, इतना बड़ा लॉस कर दिया, कमर ही टूट गई, अब कैसे बंदा खड़ा होगा, बैकबोन ही टूट गई, गया बंदा। अब आओ, तो वही गोइंग कंसर्न का मसला है, बेशक अचानक से हुआ है, बेशक अचानक से हुआ है। इधर देखो, how should this be reflected in Jeffers company's financial statement for the year ended 31st December X8? No adjustment should be made to the figures in the financial statement. However, this ये गलत भाई, सिर्फ डिस्क्लोजर से काम नहीं बनेगा। अब अबे भाई ये इवेंट तो देखो तबाह हो गया, खत्म हो गया, खत्म, सिर्फ डिस्क्लोजर से काम नहीं बनेगा, रीस्टेटमेंट है। The financial statement can no longer be prepared. Yes, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो किस असम्पशन से बनेगी कि हम कैन नो लॉन्गर बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न, यानी अब वो दूसरी असम्पशन से बनेगी कि हम खत्म हो चुके हैं, यानी एडजस्टमेंट होगी। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर दिस इवेंट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड, नहीं अगले साल नहीं, पिछले साल रिफ्लेक्ट करना है, पिछले साल जिसके भी अकाउंट्स नहीं बने, ये भी गलत, ये भी गलत, पिछले साल रिफ्लेक्ट करना है, अगले साल नहीं। The financial statement should continue to be prepared, Allah 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 Allah, using the going concern with an impairment loss। गलत भाई, इस नियत से थोड़ी कि आप चलते रहोगे, आप तो खत्म हो चुके हो। तो B is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer। अब मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ, विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट विद विद दिस IAS एंड एज वेल एज COVID-19। अभी जो कोविड और ये जो कोरोना वायरस वगैरह है ना, इससे रिलेटेड IAS 10 की बहुत बड़ी एक इम्प्लीकेशन है, IAS 10 की एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है, पूरे पूरे आर्टिकल्स आए हैं। कभी पढ़ने का शौक हो तो पढ़ना, मैं 1-2 मिनट में वो बताता हूँ आपको। यहाँ देखें, यहाँ देखें बेटा, आप लोगों को याद है बिल्कुल, अब आप लोग सब होश में, आप सब देख रहे थे, ऐसे कितने इदारे हैं जिनका ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 होगा? कितने इदारों का अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 2019 होती है? ठीक है, तो अभी इस साल 31 दिसंबर 19 याद है ना, भूल गए? 31 दिसंबर 19, ये जो अभी गुजरा हुआ साल है, उसका आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो
31 दिसंबर 19 को, उससे पहले पहले थोड़ा सा, यानी दिसंबर के महीने में चाइना में आ गया था वायरस। चाइना में कोरोना वायरस आ चुका था। चाइना में कोरोना वायरस आ चुका था, बाकी पूरी दुनिया में गालिबन नहीं था। ठीक है, चाइना में था, पूरी दुनिया में नहीं था। और समझ लो एक कंपनी की साइन ऑफ डेट है 31 मार्च। साइन ऑफ डेट है 31 मार्च 2020, साइन ऑफ। ठीक है, आपको अपने मुल्क में याद है और पूरी दुनिया में, सऊदीया वगैरह में, हर जगह। मुझे याद है हमारे मुल्क में फरवरी के एंड पे स्कूल बंद हुई थी, 27 फेब को स्कूल बंद होना शुरू हुई थी, और हमारे यहाँ लॉकडाउन मार्च में हुआ है। मेरे ख्याल से अमेरिका में भी, इंडिया में भी, सऊदीया में भी, मेजॉरिटी जगहों में, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड में मार्च से लॉकडाउन हुआ है। 90% ऑफ द वर्ल्ड में मार्च से लॉकडाउन हुआ है। सही है। अच्छा, उस लॉकडाउन के पहले महीने ही चीखें निकल गई थी सबकी। पहले महीने कितने, मैं अपने कितने बिजनेसमैनों को जानता हूँ, एक एक दिन में 200 लड़के फायर, पूरी पूरी फैक्ट्रीज बंद कर दी। टेक्सटाइल की तो ऐसी तैसी हो गई भाई, हमने खुद देखा है साइट पे कितनी फैक्ट्रीज बंद। एम्प्लॉयज को उसी वक्त बोल दिया भाई भागो, समझ गए सब, समझ गए, बोला भागो, नहीं रख सकते, भागो। क्योंकि मसला ये था, लॉकडाउन की वजह से सारे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर, हमारा पाकिस्तान तो एक्सपोर्टर टेक्सटाइल के, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं, जारा, नेक्स्ट, ये वो फलाना ढमाका, लिवाइस वगैरह जो भी है, इनकी प्रोडक्शन यहाँ होती है, और यहाँ से बड़े बड़े शिपमेंट जाते हैं यूरोप, अमेरिका, हर जगह, जो ब्रांडेड सारे, तो वो सारी शिपमेंट्स भी रुक गई। तो टेक्सटाइल वाले भी समझ गए कि हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब यहाँ इदारों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, इदारों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, लेकिन कई इदारे बंद भी नहीं हुए। कुछ इदारों को सिर्फ लॉस हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, वो बंद नहीं हुए। तो अब ये वाला लॉस एडजस्टिंग है या नो, बंद नहीं हुआ, गोइंग कंसर्न नहीं हुआ। अगर गोइंग कंसर्न हो जाए तो फिर तो मैं मानता हूं, अगर मार्च में ही किसी इदारे का गोइंग कंसर्न हो गया, गोइंग कंसर्न यानी पता लग गया कि हम बचेंगे नहीं, तो फिर तो उनको ईयर एंड पर यहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि गोइंग कंसर्न की कोई कंडीशन हो ना हो, करना है। लेकिन अगर वैसे ही कोई नॉर्मल से लॉसेस हुए हैं, इदारे को यहाँ नॉर्मल से लॉसेस हुए हैं, तो इन लॉसेस को ईयर एंड पर एडजस्ट करना है या नहीं करना। इन लॉसेस को, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बरकरार है, लेकिन कुछ नॉर्मल से लॉसेस हुए तो इनको ईयर एंड पर एडजस्ट करना है या नहीं करना, बताओ। इनको ईयर एंड पर एडजस्ट करना है या नहीं करना, बताओ। जवाब दो, बड़ा अच्छा सब इसका जवाब है, बहुत जबरदस्त जवाब है, आर्टिकल लिखे हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं, एक मिनट जरा सुनना भाई, अभी ये आखिरी मुकदमा है। कुछ लोग कहते हैं करना है। क्यों करना है, वो उनकी दलील सुनो। वो कहते हैं क्योंकि क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, और कोरोना वायरस बस शुरू तो हो चुका था ना, दिसंबर से शुरू तो हो चुका था ना। तो मैं एक बात बताऊं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो गौर से सुनना। ये पूरा एक मुकदमा बयान हुआ है, आर्टिकल लिखा है, बहुत से लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं इस पे। उन्होंने कहा, सुनो, कि जो आपको लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है वो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस नहीं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुआ है। लॉस किस वजह से हुआ है, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन ने आपको लॉस पहुंचाया है, और लॉकडाउन होने की कोई इंडिकेशन ईयर एंड पे नहीं थी, नो इंडिकेशन। लॉकडाउन होने की कोई इंडिकेशन ईयर एंड पे नहीं थी, सोच लो। लॉकडाउन होने की कोई इंडिकेशन ईयर एंड पे नहीं थी। वो ईयर एंड के बाद का इवेंट अचानक से, बिल्कुल अचानक से हुआ था यार। आप मुझे बताएं, मैं सिर्फ आपको बिल्कुल दलील के तौर पे बातें कर रहा हूं। यार आप लोगों ने जनवरी के मंथ में, मैं जनवरी में, मैं खुद 10 जनवरी तक तो यूएस में था, मजे कर रहे थे हम लोग, तफरियां तफरियां हो रही थी। जनवरी से आके हम सब तफरियां तो कर रहे थे, इवन फरवरी में तफरी करते थे हम लोग। भूल गए आप लोग, कितने बच्चों के साथ हम तफरी कर रहे होते थे, फरवरी में कितनी तफरी कर रहे थे। अब मैं तुम लोग को एक एविडेंस अपनी लाइफ से देता हूं और आप समझ जाएंगे। यानी इस लॉकडाउन की बिल्कुल भी हमें इंडिकेशन, क्या सोचा भी नहीं था, ये हालात सोचे थे, ये हालात सोचे थे नहीं। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कि मुझे आज भी याद है कि 28, हाँ 28 फेब की, मुझे पूरा याद है, अब जरा सुनना, हैरान हो जाओगे। 28 फेब की सुबह 10 बजे, मुझे याद है 28 फेब जुम्मा था, जुम्मा फ्राइडे था, 28 फेब फ्राइडे था, 28 फेब 2020 फ्राइडे था। और मेरी सुबह 10 बजे की उम्रे की फ्लाइट थी, मैंने उम्रे की फ्लाइट बुक कराई हुई थी, पूरा याद है मुझे। 28 फेब 2020 की सुबह 10 बजे मैं, अम्मी और अब्बू, हम लोग जा रहे थे उम्रा करने। ठीक है, पक्का। यानी खुद सोचो हम लोग कितने बदमाश होंगे, कितना कॉन्फिडेंस होगा हमें कि हमारी ये हिम्मत कि हम उम्रे तक जा रहे हैं। यानी हम ट्रैवलिंग करने के मूड में थे, टिकट्स बुक कराई है मैंने। मैंने 20 फेब को ऑलमोस्ट टिकट बुक कराई थी, होटल्स रिजर्व कराए थे,
वीजा की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, ऑन अराइवल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में गौर से सुनो, मैं 28 फेब को उम्रे पे जा रहा था, इतना बदमाश था, लेकिन 26 फेब को मुझे याद है, 26 फेब के दिन, 26 फेब पूरे डेट एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 26 फेब को सऊदी गवर्नमेंट ने फौरन अनाउंसमेंट की कि अब हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे उम्रे के लिए। और अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। मैं आज तक दुआएं करता हूँ, अगर मैं फंसता ना तो मैं एक क्लास भी नहीं ले सकता था, क्योंकि वहां तो लोग 3-3 महीने फंस गए। अगर मैं उड़ जाता तो मैं फिर वहां ऐसा गंदा फंसता ना, और इतनी बड़ी ख्वारी थी कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, बस कोई नेकी थी। 26 फेब को सऊदी गवर्नमेंट ने कहा अब हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, भाग जाओ यहाँ से, कोरोना वायरस की वजह से अलाउ नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? तो जरा सोचें, हम कितने बेफिक्र थे। मैं अब सोचता हूँ यार अब हालात क्या हो गए, हम कितने बेफिक्र थे, यानी कोई हिंट ही नहीं थी। अगर हमें हिंट होती, खतरा होता, तो हम कभी टिकट बुक कराते? यानी हम लोग मस्ती में थे यार। आप लोग अपनी और मेरी कंडीशन याद नहीं है आप लोग, हम कितनी तफरीहों में थे। जो बच्चे फिजिकल वाले बैठे उनको भी पता होगा कि हम बिल्कुल रिलैक्स थे यार। सोचो इतनी हिम्मत थी कि सफर करने की हिम्मत थी। अभी अब हम सोच सकते हैं सफर करने की? अब हम सोच भी नहीं सकते। अब कोई मुझे पैसे भी दे ना, फ्री टिकट भी दे, और फ्री टिकट दे, पैसे भी दे, बोला यार एक ट्रैवल कर लो, नहीं करेंगे भाई, भागो यहाँ से, पागल है हम क्या? हमें क्या एक नॉर्मल क्वारंटाइन ही 14 डेज के लिए तो रख देते हैं, मजदूरों के साथ रख देते हैं क्या हो गया? तो बेटा इसका मतलब ईयर एंड पर उसकी हिंट नहीं थी, ईयर एंड पर इन लॉसेस की हिंट नहीं थी, यानी लॉसेस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुए, तो लॉकडाउन की कोई हिंट नहीं थी, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न का मसला क्रिएट हो गया तो फिर तो आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।